This is Venus Jain, your physics faculty, and today we are going to discuss gravitation. So let's begin. Now, first of all, where gravitation comes from? ये जो gravitation है ये आया कहां से? देखते हैं हम किसी भी मैटर के पास बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल होता है और वो एलिमेंट्री पार्टिकल एक होता है मास एंड सेकेंड इज चार्ज. ये हर मैटर के पास दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, मास और चार्ज. नाउ इफ यू टॉक ऑफ मास, देन यू नो दैट कोई एक बॉडी बनाई मैंने, उसका मास m दिया, राइट. अभी ग्रेविटेशन आया कहां से? बेसिकली आप सबको पता होगा कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे. एक दिन वो उनके साथ एक रिलेटेड स्टोरी जुड़ी हुई है. एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा. उन्हें खाने की बजाय उन्हें सोचा, क्या सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर हवा में क्यों लटक गया, राइट. सो उन्होंने बहुत सारे एनॉर्मस एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, और कंक्लूड किया कि ग्रेविटेशन इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड दैट इज मास. ये एक मास की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मास पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, राइट. सो यहां पर अगर मैं एक मास बनाऊं m1 और यहां पे एक मैं मास बनाऊं m2, राइट. न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए. He wants to find the force of attraction between the elementary particle, that is mass. So what he has done, he has taken two masses and he wants to find the force. So what he has done, he has started observing things. When he has taken more mass, when he has taken huge mass, then the force of attraction between them increases. When he has taken smaller mass, then the force of attraction decreases. He concluded that the force is directly proportional to the product of the masses. Remember, very important point, it is proportional to the product of the masses. Now, what he has done, he has fixed the distance, he has fixed the masses, and now he started varying the distance. As he is moving the mass apart, the force of interaction, or I can say the force of attraction between them decreases. And when he brought the masses close to each other, the force of attraction between the body increases. मतलब जब वो दूर लेके गया तो फोर्स डिक्रीज हो गया, और जब वो पास लेके आया तो फोर्स इंक्रीज हो गया. सो उसने एक और कंक्लूजन निकाला, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट. और ये d क्या है? बेसिकली d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास 1 टू द सेंटर ऑफ मास 2. दोनों बॉडीज के सेंटर का बीच का डिस्टेंस d है, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में पॉइंट याद रखना है. पहला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, नॉट मास. रिमेंबर दिस थिंग. Second, the force is inversely proportional to the distance, square of the distance between them. Now, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं. जैसे इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, force is proportional to m1 into m2 divided by d square. मैथमेटिक्स में एक रूल है, whenever you remove this proportionality sign, you have to bring one constant. तो यहां पर एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा हमको. फोर्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इनटू m1 इनटू m2 बाय d स्क्वायर. अब न्यूटन ने ये फॉर्मूला निकाल लिया. अब क्या हो? इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द मासेस व्हिच आर केप्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, अगर आपके पास मास है, अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपको फोर्स निकालना है, तो क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे. क्यों?
क्योंकि यहां पर के की वैल्यू पता नहीं है, के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है। कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके न्यूटन को के की वैल्यू दी कि न्यूटन भाई साहब आप इस के की वैल्यू रखो, और वो के की वैल्यू उन्होंने दी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। इस वैल्यू को बाद में जी बोला गया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये? बिकॉज इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप यूनिवर्स में हो या आप अर्थ पे हो या कहीं भी हो, पानी में हो, लिक्विड में हो, कहीं भी हो, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स द फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर। अब हमारे पास G की वैल्यू भी है, M1 M2 पुट करो, डिस्टेंस बिटवीन देम पुट करो, उन दोनों के बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, वो अपने को निकल के आ जाएगा यहां से, इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या? देखिए, यहां पे मैं दो बॉडीज लेता हूं, वहीं से फिर सेम दो बॉडीज ली मैंने, M1 और M2। मुझे पता है कि ये दोनों बॉडीज है वो एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, वो सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कि यहां पे ये बॉडी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगी और ये वाली बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, करेक्ट? तो मैं एक नाम देता हूं कि ये 1 बॉडी है, ये 2 बॉडी है। इसका मास एग्जांपल के लिए ले लो 1000 kg, ऐसे बहुत ह्यूज मास, और इसका मास ले लो 1 kg, करेक्ट? नाउ इस फोर्स को बोलते हैं F12। F12 मींस फोर्स on 1 due to 2. Clear? The force on body 1 due to 2, because second body पहली वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली यहां पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? F21। ये F21 का मतलब आपको क्लियर हो गया? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, मतलब यहां पे आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू बॉडी 1। यहां तक की पूरी पिक्चर क्लियर अपने को? अब देखो, ये बहुत हैवी मास है और ये बहुत लाइट मास है, ठीक? एक बॉडी बहुत बड़ी है, एक बॉडी बहुत छोटी है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, डी मान लो, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 मीटर ले लो। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ जो मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्स का, कौन सा फोर्स बड़ा होगा? F12 बड़ा होगा, F21 बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे? जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें, वो सोचते हैं कि ये हैवी बॉडी है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगी, करेक्ट? या कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि छोटी बॉडी है और बड़ी बॉडी है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगी। बट करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन का फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था? द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स किस पर डिपेंड करता है? Force depends on the product of the mass, M1 into M2। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मास इस फोर्स के लिए भी सेम है और इस फोर्स के लिए भी सेम है, तो मेरा आंसर हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होगा। भले बॉडी का मास कम ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं और यहां पे एक बॉडी रखी है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, भले उसका मास बहुत छोटा है, लेकिन जितने फोर्स से मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूं वही मुझे इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट? मान लो अपनी क्लास में 2 लड़के बैठे,
दो लड़के भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। दो लड़कियां बैठी है, दो लड़के भी एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और ये तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट।